नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत भारत सरकार ने देश के हायर एजुकेशन प्रणाली में बड़े सुधार लाने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब यह कितना क्रांतिकारी होगा और हमारी शिक्षा प्रणाली में कितना सुधार ला पाएगा, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यह सच है कि समय के साथ शिक्षा व्यवस्था में भी सार्थक बदलाव जरूरी है। हमारी शिक्षा व्यवस्था आज भी अन्य देशों की तुलना में काफी पिछड़ी हुई है और यूं कहें कि हमारी शिक्षा प्रणाली आउटडेटेड हो चुकी है। अन्य देशों की शिक्षा प्रणाली के हिसाब से यह काफी पिछड़ी हुई है। पूरे देश में शिक्षा के मानक स्तर को समान करना होगा, उसमें गुणवत्ता लाना होगा और आज के जमाने के अनुसार शिक्षा प्रणाली को बदलना होगा। आज हमारे देश में शिक्षा का स्तर का हकीकत यही है कि बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट व्यक्ति हैं जिनको एक अर्जी भी सही तरीके से लिखने नहीं आता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे भी विश्वविद्यालय हैं जहां 4 साल की डिग्री 6 साल में दी जाती है। पूरे देश में विश्वविद्यालय का सेशन अलग अलग समय पर चल रहा होता है। साथ ही हमारे देश में कई ऐसे कॉलेज भी हैं जो कागजों पर तो हैं, लेकिन हकीकत में उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आखिर किस आधार पर यूजीसी ऐसे कॉलेजों को लाइसेंस देती है? कुल मिलाकर यह देखें तो हमारे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिससे उनके भविष्य पर बुरा असर पड़ रहा है। आखिर इसके लिए उत्तरदायी कौन है? आज कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। शिक्षा वो स्तंभ है जिसके माध्यम से ही हम अपनी देश की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, चाहे वो रोजगार की समस्या हो या गरीबी की समस्या। जब तक हम अपने शिक्षा प्रणाली में आमूल चूल परिवर्तन नहीं करेंगे, इसको समय के साथ परिवर्तित नहीं करेंगे और आज के हिसाब से, नए जमाने के हिसाब से इसमें बदलाव नहीं करेंगे, तब तक हम अपने देश की समस्याओं से मुक्ति नहीं पा सकते हैं। हम अपने देश को विकास के ऊंचाइयों तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हम अपने देश को विकसित देश के रूप में देखने की कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम अपने पड़ोसी देश चीन का उदाहरण ले सकते हैं। चीन आज से लगभग 35 साल पहले शिक्षा में जो बड़ा बदलाव किया था, उसका असर आज दिखने लगा है। आज चीन विश्व के सभी देशों को हर मायने में पीछे छोड़ चुका है, चाहे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो या व्यवसाय की बात हो। चीन आज विश्व में नंबर 1 बना हुआ है और चीन को इस स्थान पर पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से उसके शिक्षा में किया गया बदलाव ही जिम्मेदार है। अर्थात चीन ने जो अपने शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया था, आज उसका सकारात्मक स्तर दिखने लगा है। इसलिए यदि हम अपने देश को भी विकास की ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो शिक्षा में बड़ा परिवर्तन, आमूल चूल परिवर्तन करना ही होगा। इसी उद्देश्य से भारत सरकार विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 संसद में पेश किया है, जिसमें यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई को मिलाकर एक नया सिंगल रेगुलेटरी बॉडी बनाने का प्रस्ताव किया है। अर्थात यह समझे कि इन तीनों को मिलाकर एक नया विंग बना दिया जाएगा या इन तीनों को मिटाकर एक नया कमीशन बनाया जाएगा। यह बिल हायर एजुकेशन संस्थानों के संचालन और नियामक ढांचे को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह बिल शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव लाने का प्रस्ताव करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप हायर एजुकेशन को विश्व स्तर पर बनाना है। मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद कल इस बिल को सदन में पेश किया गया और अब इस पर बहस होनी है और संसद की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद यह बिल कानून बन जाएगा। हालांकि इस बिल को पहले भी 2018 में लाया गया था, लेकिन इस बिल
के कई प्रस्तावों पर राज्यों का विरोध होने के बाद इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। अब उसी बिल को उसमें सुधार करके इस बार लोकसभा में पेश किया गया। इस बिल में क्या क्या मुख्य बातें हैं, आज उसकी थोड़ी संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं और जब यह बिल पूरी तरीके से फाइनल कानून बन जाएगा उसके बाद इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इस बिल में मुख्य बातों में एक है एकल नियामक, सिंगल रेगुलेटर, अर्थात हमारे देश में उच्च शिक्षा को कंट्रोल करने के लिए, संचालन करने के लिए, उसे नियमन करने के लिए 3 संस्थाएं मुख्य रूप से काम कर रही है, यूजीसी, AICTE और NCTE। अब तीनों को मिलाकर या तीनों को हटाकर एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी कमीशन बन जाएगा जिसे HECI कहा जाएगा, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इस कानून को पास होने के बाद यूजीसी, AICTE और NCTE का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और उसके स्थान पर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। इसका नाम सुनने में भी बड़ा अच्छा लगता है। दूसरा मुख्य बिंदु है सरलीकरण अर्थात सिंप्लीफिकेशन। इसका लक्ष्य उच्च शिक्षा को सरल और सुव्यवस्थित बनाना है, जैसा कि हमारे नई शिक्षा नीति 2020 में प्रस्तावित है। नए ढांचे का उद्देश्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शासन अर्थात गवर्नेंस को सरल बनाना, विभिन्न नियामकों के कार्यों के ओवरलैप को कम करना और पारदर्शिता लाना है। अगला मुख्य बिंदु है कार्यक्षेत्र या स्कोप, अर्थात यह कहां-कहां लागू होगा। यह सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और सभी तकनीकी शिक्षा संस्थानों के लिए समान ढांचा तैयार करेगा, लेकिन मेडिकल शिक्षा और लॉ की शिक्षा इस दायरे से बाहर होगी। 3 विंग्स अर्थात इस कमीशन के 3 विंग होंगे और इस कमीशन में कुल मिलाकर 12 सदस्य होंगे जो विनियमन, मान्यता और पेशेवर मानकों के निर्धारण का काम करेंगे, जबकि इससे फंडिंग को अलग रखा गया है। अगला मुख्य बिंदु है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है जुर्माना अर्थात पेनाल्टी। नियमों के उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर 10 लाख से 30 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और यदि कोई शिक्षण संस्थान बार बार गलती कर रहा है तो उसके ऊपर यह जुर्माना 75 लाख रुपया तक का भी लगाया जा सकता है। अर्थात अब कोई भी शिक्षण संस्थान किसी भी तरह का लापरवाही करने से बचेगा और सभी चीजों को समय पर लागू करेगा और किसी भी नियम का उल्लंघन करने से बचना चाहेगा। नेक्स्ट है स्वायत्तता और जवाबदेही अर्थात ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को अधिक स्वतंत्र और स्वशासित संस्थान बनाना है। उनको शैक्षणिक स्वतंत्रता मिलेगी, लेकिन कठोर वित्तीय और प्रशासनिक जवाबदेही भी तय की जाएगी। अनुसंधान और नवाचार अर्थात रिसर्च एंड इनोवेशन। इस बिल का मुख्य लक्ष्य सरकारी और निजी दोनों संस्थानों में शैक्षणिक गुणवत्ता और सीखने के परिणामों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना है। यह बिल बहुविषयक शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और भारतीय ज्ञान प्रणालियों को बढ़ावा देने पर जोर देता है ताकि भारत एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन सके, जिस प्रकार आज से वर्षों पहले हमारे देश में नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय और कई ऐसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे जहां उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती थी और देश विदेश से हमारे देश में लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। ये थे इस बिल के कुछ मुख्य प्रावधान, कुछ मुख्य बिंदु। अभी इस बिल पर बहस होनी बाकी है। बहस होने के बाद जो भी बिल का आउटकम आएगा और जब बिल कानून बन जाएगा उसमें और क्या क्या सुधार होता है या कुछ चीज़ों को जोड़ा जाता है या कुछ चीज़ों को हटाया जाता है, उसके बाद जब फाइनल बिल पास हो जाएगा, कानून बन जाएगा, तब हम इस पर एक विस्तृत चर्चा और इसके गुण दोषों के बारे में विस्तार से बताएंगे। यदि यह बिल सकारात्मक सोच के साथ पेश किया गया है और सरकार का इस पर
कोई बड़ा विजन है और बच्चों की भविष्य की चिंता है और इस कारण से शिक्षा में सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है तो हमें इस बिल का स्वागत करनी चाहिए। लेकिन इसका पर्पस शिक्षा में सुधार होना चाहिए, न कि कुछ और। आपको यह बिल कैसा लगा? इसमें जिन बातों का जिक्र किया गया है उससे आप कितना सहमत हैं? कमेंट में जरूर लिखिएगा। एक बात और, बिल अभी संसद में पेश ही हुआ है। बहुत सारे कमेंट शिक्षकों द्वारा आने लगा है कि आखिर जब NCTE समाप्त हो जाएगा तो उनके द्वारा लिए गए निर्णयों का क्या हो। उन्हें इसके बारे में चिंता बढ़ गई है। इस पर मैं उन शिक्षकों को अवश्य बता दूं कि ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे आज भी पूर्ण विश्वास है कि वैसे शिक्षक जिनकी नियुक्ति RTE एक्ट लागू होने से पहले हुई है, उन्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज न कल उन्हें राहत अवश्य मिलेगी, चाहे यह राहत न्यायालय से मिले या संसद से या सरकार से। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।